हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आशीष कुमार। एक बार फिर श्री बिहार इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एनालिसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको जो है बताना चाहूँगा यूज ऑफ द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो चलिए देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम याद रखें कि आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सबसे पहले होता क्या है इसकी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब होता है, और तीसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। जैसा कि हम बात करें तो साधारण रूप से नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव का अर्थ होता है तो हर सब्जेक्ट का अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब वह कर्ता जो कि स्वतंत्र हो। जब कर्ता स्वतंत्र होगा तो उसमें न तो फाइनाइट वर्ब रहेगा न तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तब वह जाके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाएगा। अब बात करते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो है न तो फाइनाइट वर्ब पे और न तो ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव पड़ता है। इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसे कहा जाता है। ठीक, अब दूसरी बात करें तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब होता है और क्यों होता है। तो दूसरे पॉइंट में है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ होता है, नहीं सॉरी सर, कब होता है। तो सेंटेंस आपको मिलेंगे, 2 सेंटेंस मिलेंगे, 3 भी सेंटेंस मिल सकते हैं। तो 2 या 3 सेंटेंस मिलेंगे तो उनके सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो हम ध्यान देंगे कि सेंटेंस जो हमें प्राप्त होता है उसके सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और फाइनाइट वर्ब मिलेंगे। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इसी के बेस पे फाइनाइट वर्ब भी 1, 2, 3 हो सकता है। अगर यह सब्जेक्ट 1 हो तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट 1 होने पे। लेकिन अगर सब्जेक्ट अनेक हो तो इसके लिए भी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि सब्जेक्ट अनेक होने पर हम चलते हैं फाइनाइट वर्ब के पास, उसे जानते हैं कि उसमें ऐसी कौन सी बात है, कौन सा ऐसा संबंध है जिसे हम किस रूप में क्रिएट करें। तो फाइनाइट वर्ब के पास अगर हम जाते हैं देखते हैं तो हम पाते हैं कि फाइनाइट वर्ब भी 2 से अधिक है, और 2 से अधिक है तो इस सारे सेंटेंस में जो है क्या इनमें रिलेशन है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें कैजुअल रिलेशन पाया जाता है। अब बात आती है कि कैजुअल रिलेशन होता क्या है। तो कैजुअल रिलेशन में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। पहला होता है इसमें रीजन और दूसरा होता है रिजल्ट। अगर इस सेंटेंस में 2 बातें शामिल हो, रीजन और रिजल्ट, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब में जो है कि कैजुअल रिलेशन पाया जाता है। अब कैजुअल रिलेशन की स्थिति में हम इसे यह तय कर लेते हैं कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक,
तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैजुअल रिलेशन के चलते किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया होगा कि ऐसी अवस्था में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो यह बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इस प्रकार से है कि तीसरे पॉइंट में अभी हमने रीजन और रिजल्ट की बात की है। तो रीजन और रिजल्ट में आपको ध्यान देना होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता कहाँ पे। तीसरे पॉइंट में आपको ये ध्यान देना होगा। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जब फाइनाइट वर्ब के बीच में कैजुअल रिलेशन का काम होता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हमेशा रीजन के साथ होता है। तो रीजन में अब कई बातें आती हैं कि रीजन जो सेंटेंस में प्रेजेंट होता है वह किस रूप में होता है और किसके साथ ऐड करते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो रीजन की अगर बात करें तो रीजन सेंटेंस में इस तरह से दिखा सकता है। सेंटेंस में जैसे कि बात की जाए एक्टिव, रीजन अगर एक्टिव वॉइस में हो तो सिंपल सी बात है कि उसमें क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना, तो सबसे पहले आप जो है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में सब्जेक्ट होने मतलब नाउन को लिखेंगे जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का काम करता है, जो स्वतंत्र कर्ता होता है, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिख देते हैं सब्जेक्ट के रूप में या कर्ता के नाउन के रूप में। इसके बाद जो है एक्टिव वॉइस में अगर रहता है तो वहां पे हैविंग का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो है सेम लिख दिया जाता है, मतलब दूसरे जो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं वो सेम हो जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस की अवस्था में हमने हैविंग का प्रयोग सीख लिया। और वही बात जब पैसिव वॉइस में रीजन को दिखाता है, पैसिव वॉइस की अवस्था में हम उसे क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए चलते हैं, हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। बाकी को जो करते हो कामा लगाने के बाद कर दिया जाता है। इसी तरह से अगला पॉइंट आता है कि एक्टिव में हैविंग का, पैसिव में हैविंग बीन का। अब बात आती है बी। बच्चों आपको पता होगा कि बी एक ऐसी क्रिया है, एक प्रधान क्रिया है जिसमें जो है कई रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो है बी के रूप होते हैं। अगर यह इसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट हो या यह कह सकते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग न हो तो इसमें आप जो है बीइंग जोड़ सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिखने के पश्चात आप जो है इसमें बीइंग जोड़ सकते हैं। बाकी जो है उसको वह लिखेंगे नियमानुसार। हम इस बात की चर्चा जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे कि किस तरह से हम एग्जाम्पल में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जो है कि सिंपल सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल फर्स्ट को, एग्जाम्पल अगर फर्स्ट की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या है, द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। एक बार फिर द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। हमारे सामने दो सेंटेंस हैं, इस दो सेंटेंस को हमें समझना है। बच्चों सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में द सन पाते हैं, और अगर सेकेंड में बात की जाए तो यह हम
द फॉग पाते हैं। आपको तो इसमें कोई संकोच नहीं होगा समझने में, क्योंकि द सन अलग सब्जेक्ट है, द फॉग अलग सब्जेक्ट है। तो पहला काम हमने जान लिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है दो हैं या दो से अधिक होने चाहिए, और वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम मुख्य क्रिया की बात, फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो इसका फाइनाइट वर्ब रोज और इसका फाइनाइट वर्ब डिसअपीयर्ड है। फाइनाइट वर्ब में देखा जाए तो इसमें किस तरह के रिलेशन पाए जाते हैं। मैंने रिलेशन की बात की थी। रिलेशन में क्या आता है, कैजुअल रिलेशन जो होता है उसमें रीजन और दूसरा रिजल्ट की मैंने चर्चा की थी। तो इस बात पे अमल करिए कि द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द फॉग डिसअपीयर्ड, सूर्य उदय होते ही फॉग जो कोहरे थे वो क्या डिसअपीयर्ड हो गए, अदृश्य हो गए। तो अगर सूर्य उदय न होता तो कोहरे डिसअपीयर्ड न होते। कहने का मतलब रीजन बना क्या, द सन। तो द सन यहाँ पे रीजन बन रहा है। तो मैंने आपको ये समझाया कि रीजन के साथ ही हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना चाहिए। अब बात ये आती है कि इसमें प्रयोग किया क्या जाए। इसमें प्रयोग हम हैविंग का करेंगे कि हैविंग बीइंग का करेंगे, या नॉमिनेटिव प्लस बीइंग का करेंगे। अब आपके पास तीन ऑप्शन है। अब इसको आप कंफर्म करिए कि सबसे पहले आप देखिए कि यह एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में है तो मैंने आपको ये कहा है कि इस नियम के तहत आप सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस नियम के आधार पे आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जिक्र करते हैं और उसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दर्शन। दर्शन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। अब इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिखने के बाद हमको प्रयोग करना है हैविंग का प्रयोग। हैविंग का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे। अगर इसके साथ कुछ जुड़ा है तब आप लिख दीजिए, और अगर नहीं जुड़ा है तो वैसे रहने दीजिए। तो आपको हैविंग के बाद प्रयोग करना है, याद रखिए बच्चों, इसके साथ हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है हैविंग के बाद। यह अच्छी तरह से ध्यान करिएगा। यहाँ पे आपको क्रिया का दूसरा रूप मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे क्रिया का थर्ड रूप लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको आप रोज को जो है कि राइजन कर लीजिए। अब इसके बाद आपको फर्स्ट सेंटेंस में कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए, और आगे बाकी जो रिजल्ट होते हैं, कारण के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्ट को ज्यों का त्यों आप लिख देते हैं। तो बच्चों आपको हैविंग का प्रयोग समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करते हैं, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद आगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद जो रिजल्ट के रूप में होता है उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के आधार पे हम समझते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बैंक was closed. I could not withdraw any money. The bank was closed. I could not withdraw any money. बच्चों एक बात फिर आपको समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के आधार पे हमें कैसे सिंपल सेंटेंस क्रिएट करना है, इसमें क्या संबंध है, जिसके आधार पे हमें निर्णय ले सकें कि कौन सा जो है कि वर्ब प्रयोग किया जाएगा। तो द बैंक वाज क्लोज्ड ये फर्स्ट है, और सेकेंड है आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी।
तो अगर फर्स्ट के सब्जेक्ट को देखा जाए तो ये है द बैंक, और नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आपको आई प्राप्त होता है। द बैंक एक कार्यालय है, ऑफिस है, ऑफिस के लिए कभी आई का प्रयोग नहीं होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो यह स्पष्ट है कि ये दोनों अलग अलग हैं सब्जेक्ट अलग होने भी चाहिए। अगर सब्जेक्ट अलग है तो चलते हैं फाइनाइट वन में, देखते हैं कि फाइनाइट वन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब रिलेशन के पास चलिए, तो यहाँ पे वाज क्लोज्ड और यहाँ पे कुड नॉट विथड्रॉ एनी। अब जो है यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे बैंक जो है बंद था, आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी, मैं जो है कुछ पैसा नहीं निकाल पाया या नहीं निकाल सका। तो आपको ये लगता है कि बैंक बंद होने के कारण ही आपको रिजल्ट के स्वरूप आप पैसा नहीं निकाल पाए। तो इसमें रीजन और रिजल्ट दोनों की बात कही गई है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब आपको स्पष्ट हो गया कि रीजन और रिजल्ट दोनों एक साथ क्रमानुसार प्राप्त हो रहे हैं, तो चलिए इसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐड कर देते हैं। अब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किस रूप में प्रयोग करेंगे इसके आधार पर समझ लीजिए। तो द बैंक वाज क्लोज्ड, इस सेंटेंस को पढ़ने पे हमें यह प्राप्त होता है कि यह जो कि पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा है, वाज के बाद जो है कि क्लोज्ड मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है। इससे स्पष्ट है कि यह जो है कि पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिखते हैं। अब इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? द बैंक। तो द बैंक को हम सबसे पहले लिखते हैं द बैंक। द बैंक हो गया। इसके बाद वाज क्लोज्ड, द बैंक के बाद वाज क्लोज्ड को हम क्या करते हैं? हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए हैविंग बीन लिख देते हैं यहाँ पे। हैविंग बीन के प्रयोग के बाद अब बचता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो बच्चों मेन वर्ब हमने जैसा कि कहा है कि ऑलरेडी परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट का मतलब होता है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में कुछ भी नहीं रह गया है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। अब आगे जो रिजल्ट के स्वरूप हमें सेंटेंस प्राप्त होता है उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं? सेम रख देते हैं। आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी, आई कुड नॉट विद द एनी मनी। तो ये सेंटेंस एक जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के हिसाब से या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमने एक सिंपल सेंटेंस को क्रिएट कर दिया है। इस आधार पे जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस जब सेंटेंस में प्राप्त होता है तो उसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जोड़ करके हैविंग प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं और क्या का थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई? यह टॉपिक समझने के बाद हम इसे आगे के एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल थर्ड में अगर देखा जाए तो बच्चों इट वॉज हॉलीडे एंड सेकेंड सेंटेंस है वी डिड नॉट गो टू स्कूल। हमारे सामने दो सेंटेंस आए हैं, इट वॉज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो बच्चों अब इसे हम किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको इसके रूप में सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट प्राप्त हुआ और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वी प्राप्त हुआ। अब आप कंफर्म हो गए कि इट और वी एक दूसरे के कभी भी सेम वर्ड्स नहीं हो सकते हैं। ये जो है कि एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है, यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए हो सकता है।
तो यहाँ पे एक का प्रयोग और यहाँ पे वी का प्रयोग स्पष्ट हो गया कि सब्जेक्ट जो है दो हैं और अलग अलग है। और इस तरह से अब फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब आपको क्या मिलता है, was holiday और did not go to school। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब मिलता है कि छुट्टी थी, we did not go to school और हम लोग स्कूल नहीं जा पाए। ये तो सही बात है बच्चों कि भाई जब छुट्टी होगी तो स्कूल जाने का कोई सवाल भी नहीं होता है। तो छुट्टी होना तो एक कारण हो गया और परिणाम हो गया कि हम स्कूल नहीं जा पाए। तो स्पष्ट इसमें हो जाता है कि रीजन और रिजल्ट दोनों स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। बात तो सही है कि भाई इसमें रीजन और रिजल्ट दोनों मिल गए। अब क्रिएशन की बात आती है, सिंपल सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं, देखिए इसमें हमें प्राप्त होता है कि वाज यहाँ पर किया गया है और वाज जो होता है यह बी का रूप होता है, वह क्या होता है बी का रूप होता है और साथ में है हॉलीडे। यहाँ पे स्पष्ट है कि वाज एक ऑक्सिलरी का काम नहीं कर रही है बल्कि यह एक कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। बच्चों जब यह ऑक्सिलरी का काम न करे, ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जब यह सहायक क्रिया का काम न करे कॉम्प्लीमेंट का कार्य करे तो वहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाने के बाद आप बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इट और इसके बाद लगाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद आपको जोड़ना है बीइंग जोड़ दिया बच्चों। अब बच्चा आपको हॉलीडे, इसमें मुख्य क्रिया का रूप है इसलिए आप जो है उसी को लिखने का प्रयास करेंगे। थर्ड सेंटेंस की जो है सब वर्ड सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद आप कॉमा लगाते हैं और आगे जो है वी डिड नॉट गो टू स्कूल, जो रिजल्ट होता है रिजल्ट को जो का क्यों रख देते हैं, ठीक है ना, रिजल्ट जो का क्यों रख देते हैं। समझ में आ रहा बच्चे? ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये रहा आपका बी के रूप में बीइंग का प्रयोग। तो बच्चों इस तरह से जो हमने रीजन तीन रूपों में बताया, एक्टिव, पैसिव और बी के रूप में, और इसके एग्जाम्पल भी बताए, तो क्या आप लोग को समझ में आ गया? ठीक, तो हम आइए हम आपको एक और रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूज ऑफ द एडजेक्टिव। बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे क्वालिफाइड करता है। तो ऐसे को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग एक सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार बनाएंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो अब अगर सिंपल सेंटेंस क्रिएशन की बात की जाए तो इसमें यह ध्यान देना होता है कि जब कई सेंटेंसेस एक साथ आते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, तो उसमें उन सेंटेंस में हम क्या पाते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पाते हैं। यहाँ पर आपको जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो एडजेक्टिव का जो वर्ड होता है यह ध्यान देना होता है कि इन सेंटेंसेस में जो है एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट की बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की बता रहा है।
क्योंकि बताएगा दोनों, सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो इन दोनों में से किसी न किसी की विशेषता बतलाएगा। तो ऐसे में अगर वह सब्जेक्ट की विशेषता बतलाता है, सब्जेक्ट के नाउन की विशेषता बतलाता है, तो उस सब्जेक्ट के नाउन की पार्शियल से रख देंगे। और अगर वह ऑब्जेक्ट की विशेषता बतलाता है तो वह ऑब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के साथ इसे रख देंगे। तो ये रहा एडजेक्टिव का प्रयोग। अब चलते हैं इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जो है कि समझ लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यह देखते हैं, थोड़ा सा वर्क कर दिया है। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड। हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। अब वो दो सेंटेंस अलग अलग और इनके सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ए बॉय है और यहाँ पे द बॉय है। अ बॉय द बॉय ये सेम है और यहाँ पे जो है कि वर्क केम टू माई ऑफिस, यहाँ पे आपका जो है कॉम्प्लीमेंट वाज ब्लाइंड, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यह इसमें क्या चर्चा करा कि अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, अब यहाँ पे द बॉय, ये जो द बॉय है वह कैसा था? अंधा था। पहली बात तो इस लड़के की विशेषता यहाँ ब्लाइंड से की जा रही है, लेकिन यह जो लड़का पहले सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट की चर्चा करता है। तो इस आधार पे आप क्या करेंगे, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन की चर्चा करता है उसके एडजेक्टिव को उठा करके हम उसी के साथ ऐड कर देते हैं। आपको केवल इतना ऐड करना है, बाकी ज्यों का त्यों रख देंगे सिंपल सेंटेंस के रूप में। अब हम क्या करते हैं कि अ लगा करके आप एडजेक्टिव के रूप में जो है ब्लाइंड लगाएंगे। केम टू माई ऑफिस। इस तरह से हमने यह देखा कि इसमें जो सेकेंड सेंटेंस का एडजेक्टिव का कार्य करने वाला जो वर्ड है वह सब्जेक्ट की विशेषता बतला रहा है, तो उसे उठा करके हम यहाँ पे बॉय रहेगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बॉय है, तो बॉय से पहले हम आर्टिकल के बाद और नाउन से पहले हम एडजेक्टिव ब्लाइंड का प्रयोग करेंगे और बाकी को हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो है कि अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इसको इस तरह से समझिए। द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ was notorious. The police caught a thief, the thief was notorious. अब यहाँ पे सब्जेक्ट द पुलिस है और यहाँ पे द थीफ है। ये तो अलग अलग नाउन है, तो सब्जेक्ट भी अलग अलग कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो थीफ जो है थीफ को दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इसे दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है तो हम क्या करते हैं कि यह ऑब्जेक्ट के साथ ही एडजेक्टिव को ऐड कर देते हैं। इस तरह से अब जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? अ थीफ है, तो अ थीफ में हम इसका एडजेक्टिव क्या है? नोटोरियस। नोटोरियस को हम क्या करते हैं? आर्टिकल और थीफ के बीच में सेट कर देते हैं। तो यह इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा।
ओके, द पुलिस caught a notorious thief। इस तरह से एक बात और देख लीजिए इसे, द पुलिस caught a thief, the thief was notorious। इसमें सेकेंड सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, इसलिए यह निर्णय हो जाता है कि सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट के साथ ही एडजेक्टिव को रखेंगे और उस उपरांत जो है कि हम एडजेक्टिव को क्या किए, ऑब्जेक्ट के पहले हम ऐड कर दिए। इस तरह से बच्चों ये बात समझ में आ गई कि इस तरह से हमें सिंपल सेंटेंस क्या प्राप्त हो गया, द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थिफ। तो बच्चों ये आपको यूज आता है एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब इस आधार पे आप जो है सिंपल सेंटेंस का क्रिएट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब आगे के वीडियो में आपको नया रूल लेकर के आएंगे, नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू सी माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।